हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने उसकी वर्किंग पढ़ ली है। ठीक, कैसे वो काम करती है, उसके टाइप पढ़ लिए हैं। उसकी हमने सिंक्रोनस स्पीड का क्या क्या होती है, स्लिप क्या होती है, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैसे स्लिप और टॉर्क में रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक बेटा ग्राफ है जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसे अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ आपका 3 रीजन में डिवाइडेड है। एक आप देख रहे होगे, ये यहाँ से लेके जीरो से लेके यहाँ NS जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला रीजन जिसमें ग्राफ हमें यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक, इसे कहते हैं मोटरिंग रीजन। इसमें जो मोटर है हमारी एज ए मोटर काम करती है, यानी हम सप्लाई देंगे तो वो हमें मैकेनिकल पावर डेवलप करके देगी। इसके बाद जब आप NS से आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि स्लिप जो है, स्लिप की जो रेंज थी मोटरिंग रीजन में वो 1 से लेके 0 तक थी। बट जब आप आगे की तरफ जाओगे तो स्लिप क्या हो जा रही है हमारी, 0 से कम हो जा रही है, यानी निगेटिव हो जा रही है। ठीक है, तो इन केस ऑफ निगेटिव स्लिप तो मोटर क्या होती है हमारी, एज ए जनरेटर काम करना शुरू कर देती है, सप्लाई जनरेट करना शुरू कर देती है। तो इसे बोला जाता है जनरेटिंग रीजन। अगर आप इधर देखोगे, ये स्लिप की वैल्यू 1 है, 1 से अगर ऊपर स्लिप जा रही है तो उसे कहते हैं हम ब्रेकिंग रीजन। ठीक है, तो ये जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हो गया हमारा इसमें मोटरिंग रीजन, जो हमारा मेन पर्पज होता है मोटर को यूज करने का, वो इस रीजन के अंदर आता है। अगर हमारी इसमें स्लिप जो है हमारी 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। बट अगर ऐसा हो जाए कि स्लिप हमारी निगेटिव हो जाए, स्लिप निगेटिव कब हो सकती है, जब रोटर की जो स्पीड है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स से, यानी जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है जो जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है, उस स्पीड से रोटर की स्पीड ज्यादा हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता होता है एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, अगर एन आर ज्यादा हो गया तो स्लिप क्या होगी हमारी, निगेटिव हो जाएगी। तो उस रीजन को बोला जाता है जनरेटिंग रीजन। अब सप्लाई क्या होगी, वो जनरेट करना शुरू कर देगी। इसके बाद अगर स्लिप हमारी क्या हो रही, ग्रेटर देन 1 हो जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रेकिंग रीजन कहलाता है। ठीक, तो अभी हम मोटरिंग रीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि मेन रीजन हमारा यही है जिसके बीच में स्लिप की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके 0 के बीच में है। आप यहाँ पे देखोगे स्लिप 1 और स्लिप 0 इसके बीच में। ठीक है, और ये इस एक्सेस पे हमारा क्या है, टॉर्क है। और ये वाली जो एक्सेस है, एक्स एक्सेस जो है, इस वाली एक्सेस पे हमारी स्लिप और स्पीड है। यानी स्पीड तो 0 से इधर को बढ़ रही है और स्लिप हमारी 1 से 0 की तरफ जा रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लिप को अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे, तो स्लिप हमारी घट रही है 1 से 0 की तरफ को, बट स्पीड हमारी बढ़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्लिप घट रही है, 1 से 0 की तरफ को जा रही है, बट स्पीड जो है 0 से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, और इस वाली एक्सेस पे हमारा बाई एक्सेस पे टॉर्क है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे जब हमारे टॉर्क है, इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क की वैल्यू देखो, आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ से अगर आप पॉइंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो टॉर्क की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ तक आओगे, जब आप इस रीजन तक पीक पॉइंट तक आओगे जहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है, वहां तक आप देखोगे कि टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ रही है और साथ में हमारी स्पीड की वैल्यू भी बढ़ रही है। स्लिप की वैल्यू घट रही है, स्लिप की वैल्यू तो घट रही है, पर यहाँ पे स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ इस पॉइंट के बाद आप यहाँ तक अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो टॉर्क भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। तो इस रीजन में को हम कहते हैं अनस्टेबल रीजन। ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ से इधर लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये वाला रीजन होता है, यानी टॉर्क मैक्सिमम तक, 0 से लेकर टॉर्क मैक्सिमम तक का जो रीजन है वो हमारा कहलाता है अनस्टेबल रीजन। अनस्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें सीधे सीधे पता है कि टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, बट इस रीजन की बात अगर आप करो 0 से लेकर टी एम तक, इस रीजन में टॉर्क के साथ साथ स्पीड भी बढ़ रही है, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस रीजन को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, नॉर्मल केस में क्या है कि हमारा स्पीड और टॉर्क एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम जब इधर इसके पीक पॉइंट के बाद देखेंगे तो हमारा टॉर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बट स्पीड भी क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है अभी भी। क्योंकि स्पीड तो देखो एक्स एक्सिस के हिसाब से देखोगे अगर आप, तो स्पीड आपकी क्या है, बढ़ रही है, और यहाँ पे आपका टॉर्क कम हो रहा है। तो इस रीजन को क्या कहेंगे, आफ्टर टीएम रीजन को हम क्या कहेंगे, स्टेबल रीजन। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा इस जगह पे कहीं पे, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे क्या होगा, हमारा जो है मोटर ऑपरेट करती है, इसे ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मोटर ऑपरेट करती है, यहाँ पे हमारे पास स्लिप की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होगी ऑब्वियसली, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो है मोटर ऑपरेट करती है और यहीं पे हमारी मोटर का कहीं ऑपरेटिंग पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मोटरिंग रीजन, जनरेटिंग रीजन, ब्रेकिंग रीजन। मोटरिंग रीजन वो रीजन है जब स्लिप की वैल्यू 1 से 0 के बीच में है। जनरेटिंग रीजन वो रीजन है जब स्लिप की वैल्यू नेगेटिव है यानी लेस देन 1 है, और ये तब होता है जब स्पीड ऑफ रोटर इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, किससे, स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स से, की स्पीड से। ठीक है, एक हमारे पास ब्रेकिंग रीजन है, इसमें स्लिप की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर देन हो जाती है, उसे कहते हैं हम ब्रेकिंग रीजन। मोटरिंग रीजन में हम देखते हैं कि यहाँ पे टॉर्क और स्पीड के बीच में ग्राफ है, और टॉर्क और स्लिप के बीच में भी यही ग्राफ है। तो इसमें देखोगे आप स्टार्टिंग टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या टॉर्क बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, तो टी एम तक मैक्सिमम टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू तक क्या हो रहा है कि ये रीजन हमारा अनस्टेबल रीजन होता है, क्योंकि टॉर्क के साथ साथ स्पीड भी बढ़ रही है, जो कि ऐसा नहीं होता। नॉर्मल केस में क्या होता है कि टॉर्क और स्पीड क्या होते हैं, हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट इस रीजन में टॉर्क मैक्सिमम तक आप देखोगे टॉर्क भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद टी मैक्सिमम के बाद आप देखोगे टॉर्क कम हो रहा है बट स्पीड अब भी बढ़ रही है, तो ये रीजन हमारा स्टेबल रीजन होता है। इसी रीजन में हम मोटर को ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं जाके ये 0 है बेटा, अगर आप स्लिप देखोगे तो स्लिप यहाँ पे 0 है, तो 0 स्लिप का मतलब ये हो गया कि एनएस और एनआर दोनों बराबर हो गए, क्योंकि स्लिप का मतलब एनएस माइनस एनआर होता है। ठीक है, तो जब एनआर एनएस के बराबर हो गया तो स्लिप 0 हो गई, तो वहां तो मोटर ऑपरेट नहीं होगी, मोटर कहीं उससे थोड़े से ऊपर पॉइंट पे यहाँ कहीं जाके ऑपरेट होगी। ठीक है, तो ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। तो ये था टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं बेटा मोटर का एक और बहुत अच्छा मतलब इसका एक्सपेक्ट है जो समझना चाहिए कि मोटर को, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे करा जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए 3 तरीके हैं, एक तो होता है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। पहला है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और तीसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। ठीक है, तो DOL की मैं बात करूं तो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे, इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये R बाई B तीनों फेज है। ठीक है, इन तीनों फेज के साथ ये 3 कनेक्टर है। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ये तीनों कनेक्टर यहाँ से, इसे जो ये मोटर यहाँ पे मोटर के कनेक्शन है। ठीक है, और ये हमारी सप्लाई के कनेक्शन है। ठीक है, तो जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि ये जो 3 बार आप देख रहे हो, ये बार क्या करेंगी, इन्हें आपस में मोटर के कनेक्शन को और सप्लाई के कनेक्शन को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन है, इसमें हम ऐसा नहीं करते कि इसमें कोई और तरीका अपना रहे हो, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सप्लाई को जोड़ देते हैं रोटर के साथ, मोटर। ठीक, इसमें थोड़े से वो रहते हैं, थोड़े से प्रोटेक्टिव मेजर रहते हैं, प्रोटेक्शन रहती है, जैसे हमें कभी भी स्टॉप और रीसेट करनी हो तो वो कर सकते हैं, ओवरलोड हो रहा हो तो ट्रिप कर जाती है। ठीक है, ये चीजें रहती हैं, बट बहुत ही सिंपल होता है ये। सिंपल क्या करना होता है, सप्लाई को जोड़ना होता है मोटर के टर्मिनल के साथ। ठीक, तो ये होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये स्टार्टिंग टेक्निक जो है ये बहुत बड़ी मोटर के लिए यूज नहीं करी जाती, ये 5 किलोवाट से कम कम की रेटिंग की मोटर के लिए यूज होती है। क्यों, क्योंकि जब आप डायरेक्ट जोड़ देते हो, जब आप डायरेक्ट सप्लाई को सीधे मोटर से जोड़ दोगे तो स्टार्टिंग के टाइम पे मोटर अपनी जो कैपेसिटी है उससे हो सकता है 8 से 10 गुना तक करंट ले ले। तो उस करंट, उस हैवी करंट की वजह से जो आप वायरिंग वगैरह है जिसके थ्रू सप्लाई आ रही है वो जल सकती है, जो हमारी प्रोटेक्टिंग एलिमेंट्स हमने लगा रखे हैं, जैसे हमने एमसीबी वगैरह लगा रखी है, वो ट्रिप कर सकती है। ठीक है, तो 5 किलो वाट तक ही इस मेथड को प्रीफर करा जाता है, उससे ऊपर इस मेथड को प्रीफर नहीं करते। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या रहता है कि इसमें स्टार्टिंग देखोगे अगर आप, तो बेटा यहाँ पे आप ये सप्लाई आ रही है तीनों फेज की, आर बाई बी मैंने मान लिया। ठीक है, कि आर ये है, वाई ये है, बी है। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये कनेक्टर है जिसकी हेल्प से हम इस अपने अरेंजमेंट को जोड़ सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है, जैसे हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो सप्लाई क्या होगी हमारी स्टार में, पहले कनेक्शन स्टार में होगा और उसके बाद कनेक्शन हमारा काम में होगा, डेल्टा में होगा।
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्टार्टिंग करंट और वोल्टेज है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो इनिशियली ये क्या करती है, मोटर बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करती है, अगर हम उसे कंट्रोल कर लें तो क्या होगा, स्टार्टिंग करंट कंट्रोल होने की वजह से मोटर जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ कर रही थी, जिसकी वजह से वाइंडिंग जलने का खतरा था या एकदम से कुछ भी ट्रिप होने का खतरा था, वो हट जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग के लिए हम स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं और रनिंग के लिए हम डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग की। ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें थोड़ा सा बताया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा एक एक बैरियर का काम करता है, यानी इसकी हेल्प से आप सप्लाई को वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी जो आउटपुट की तीनों फेजेस हैं उन्हें मोटर से जोड़ देते हैं, सीधे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो एक वेरिएबल सप्लाई प्रोड्यूस करता है, यानी आप उसकी वैल्यू को 0 से लेके आगे तक वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि धीरे-धीरे सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। तो जब सप्लाई कम जाती है तो उसी हिसाब से मोटर भी हमारी धीरे-धीरे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी हम यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ये तो ऑटो ट्रांसफार्मर की कॉइल हो गई, ठीक है। इन कॉइल से जुड़ी हो गई हमारी, आगे मोटर को जोड़ दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये अपना लिमिट करके भेजेगा यहाँ पे वोल्टेज को, ठीक। तो ये 3 तरीके के मेथड हैं जो काफी पॉपुलर हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो कि छोटी मोटर के लिए यूज होता है, उसके बाद आपका जो है स्टार डेल्टा मेथड है जो काफी यूज होता है, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड है जो हमारा वोल्टेज को कम करके तब सप्लाई देता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक और हमारा टॉपिक है कि स्पीड कैसे कंट्रोल करें। स्टार्टिंग तो देख लिया कि स्टार्टिंग कैसे हम कर सकते हैं मोटर की, ठीक है। अब बात आती है कि मोटर जो हमारी चल रही है, हमें जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है। भाई हो सकता है कि वो 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रही हो, हम चाह रहे हैं हमें 1500 आरपीएम में नहीं, हमें इसे 1200 आरपीएम पे चलाना है या 1000 आरपीएम पे चलाना है या 800 आरपीएम पे चलाना है, तो वो स्पीड कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की, उसके कुछ मेथड हैं, जैसे VYF कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है। इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। दूसरा मेथड है चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, स्टेटर के अगर हम पोल चेंज कर दें। उसके बाद तीसरा मेथड है कंट्रोलिंग सप्लाई वोल्टेज को किसी तरीके से हम कंट्रोल कर लें, स्पीड कंट्रोल हो जानी है, ठीक है। एडिंग रियोस्टेट इन द स्टेटर सर्किट, अगर सर्किट जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसमें हम क्या करें, रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दें। तो सबसे पहले मेथड की अगर मैं बात करूं, वोल्टेज वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, तो इसका बेसिक समझते हैं। हमें पता होता है बेटा कि जो रोटर घूमना शुरू करता है, ठीक है, वो किसकी वजह से करता है, जब हम सप्लाई स्टेटर पे देते हैं उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है वो जब रोटेट करता है किसी स्पीड से, और वो रोटर की वाइंडिंग को जब कट करती है, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, रोटेट कर रहा है एयर गैप में, वो जब रोटर की वाइंडिंग को कट करता है तब रोटर पे फोर्स लगता है, रोटर घूमना शुरू करता है, ठीक है। यानी अगर हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो घूम रहा है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लें तो हम रोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये जो ये स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इसकी जो स्पीड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो वो डिपेंड करती है 120 एफ अपॉन पी, यानी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पोल है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो आपको दिख जाएगा कि क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह से ये स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं कि हम फ्रीक्वेंसी सीधे ही हम कम कर दें तो काम चल जाएगा, नहीं, सीधे कम नहीं कर सकते। हमारे पास मेथड है कि हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, बट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अगर हमने एकदम मोटर को दे दी तो उससे क्या होगा कि एकदम से मोटर के अंदर सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। क्यों सैचुरेशन आएगा वो भी देखते हैं। अगर हम देखें कि इसमें फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो हमारा वो डिपेंड करता है V अपॉन 4.44 KTF, यानी वो वोल्टेज पे, कांस्टेंट पे, फ्रीक्वेंसी पे, इन चीजों पे वो डिपेंड करता है जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से मैं देखूं तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को एकदम से क्या कर दिया, कम कर दिया, तो फ्लक्स क्या हो गया, मेरा बढ़ गया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड बढ़ गया, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। जब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा तो जो स्टेटर की जो कोर है,
ठीक है, वो क्या होंगी, हमारी सैचुरेट हो सकती हैं, ये दिक्कत आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस फॉर्मूले से देखें तो हम फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो स्पीड कम हो जाएगी, सीधा सीधा है। बट फ्रीक्वेंसी अगर हम कम कर रहे हैं तो एक चीज और भी देखनी पड़ेगी हमें, ये फ्लक्स को तो चेंज नहीं कर रही। तो इस फॉर्मूले से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा तो फ्लक्स मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, भले से स्पीड कम हो जाए बट मेरे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे मेरी कोर सैचुरेट हो सकती है। तो क्या करना होगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं, ठीक है, कम कर रहा हूं तो क्या करूं, अगर उसके साथ अगर मैं वोल्टेज को भी क्या कर दूं, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं, ठीक है, तो वोल्टेज को उस प्रोपोर्शनल में बढ़ा दूं। या अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मेरा फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, तो मुझे अगर स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ मुझे देखना होगा। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मुझे ये भी देखना होगा कि फ्लक्स मेरा चेंज ना हो, मुझे फ्लक्स को कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखने का एक ही तरीका है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो उसी प्रोपोर्शन में मुझे वोल्टेज को कम करना है। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो मुझे वोल्टेज कम करनी पड़ेगी, वोल्टेज कम करूंगा तो भी मेरा फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं तो मुझे वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शनल में, तो भी मेरा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में हम फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ाते घटाते हैं, उसी प्रोपोर्शनल में हम वोल्टेज को भी घटाते बढ़ाते हैं, जिससे कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। भले से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं बट उसके साथ हमें वोल्टेज को भी कम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली स्पीड को तो कंट्रोल कर रही है बट साथ में वो फ्लक्स को भी बढ़ा देती है अगर फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो। ठीक है, तो हमें उस फ्लक्स को नहीं बढ़ने देना है, फ्लक्स की वैल्यू को हमें कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए हमें वोल्टेज को चेंज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चीज इन्वॉल्व रहती है, इसलिए इसे बोला जाता है वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करते हैं कंट्रोलिंग सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज अगर हम कंट्रोल कर लें तो उससे भी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। कैसे, अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला देखो तो इट इज एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इसका पूरा डेरिवेशन होता है। इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो ये एस एक्स टू जो है आर टू के कंपैरिजन में हम इसे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो बचता है वो बचता है एस ई टू का स्क्वायर अपॉन आर टू। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो कि ये जो आर टू है ये रेजिस्टेंस है रोटर की, ये तो हमारी फिक्स है। अगर मैं स्क्वायरल केज वाले की बात करूं तो उसमें ये रेजिस्टेंस फिक्स है। तो टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल हो गया एस ई टू स्क्वायर। ठीक है, और ई टू जो मेरा प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस ये सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो वोल्टेज, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो मेरा एस वी के प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो हूं वोल्टेज को चेंज करूं तो आप देखोगे टॉर्क चेंज हो रहा है। भाई हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सप्लाई वोल्टेज के थ्रू स्पीड कंट्रोल करनी है। तो हमें पता तो चलना चाहिए कि कैसे होता है काम, वोल्टेज को चेंज करने से अंदर क्या कैसे इफेक्ट आ रहा है। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए हमने ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखी। इसके अकॉर्डिंग टॉर्क जो होता है, अगर हम नीचे तक आए तो टॉर्क हमारा एस ई टू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं स्लिप और ई टू का स्क्वायर चेंज करूं तो टॉर्क चेंज होगा। अब ई जो मेरा प्रोपोर्शनल होता है वो वी जो सप्लाई वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल हो गया एस वी के स्क्वायर के बराबर। यानी मैं वोल्टेज चेंज करता हूं तो टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं स्पीड कंट्रोलिंग के लिए मोटर की। इसके बाद और हमारे पास मेथड था पोल, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। ठीक है, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, तो स्टेटर पोल को भी चेंज करा जा सकता है। ठीक है, स्टेटर पोल को चेंज करके भी हम, क्योंकि हमें पता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसका फॉर्मूला है 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, यानी अगर मैं पी की वैल्यू को चेंज कर दूं, इसमें यहाँ पे अगर मैं पी की वैल्यू को चेंज कर दूं तो भी मेरी जो स्पीड है स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स को कैसे चेंज करा जाता है, इसका तरीका है, इसके तरीके में क्या करते हैं कि एक और स्टेटर वाइंडिंग लेते हैं, सेम उतनी ही जैसी उसमें है उसी तरीके की स्टेटर वाइंडिंग लेते हैं, अलग नंबर ऑफ पोल की। एक तो मोटर के अंदर लगी हुई है ही, साथ में एक और पैरेलल में देखते हैं उसके दूसरी स्टेटर पोल वाइंडिंग। ठीक है, और उसमें पोल अलग रहते हैं, दूसरी वाली में अलग रहते हैं। जो मेन मोटर है उसके पोल अलग है, जो हम वैसी वाली यूज कर रहे हैं उसके पोल अलग है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं बीच में। स्विच लगाने से क्या करेंगे कि जब हमें जैसी स्पीड चाहिए होगी उस हिसाब से हम जो हमने अलग से लगा रखी है,
एक स्टेटर वाइंडिंग, जिसके पोल को हम क्या कर सकते हैं, अलग नंबर ऑफ पोल्स हैं उसके, तो उस पर स्विच करा देंगे तो उसके पोल के हिसाब से स्पीड बनेगी, ठीक है। और अगर मेन पे ले आएंगे तो उसके हिसाब से स्पीड बनेगी। तो इस तरीके से हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं स्टेटर पोल को चेंज करके, ठीक है। बट ये तरीका जो होता है काफी महंगा होता है, ठीक है। एक हमें स्टेटर वाइंडिंग अलग से रखनी पड़ती है, साथ में बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं कि स्मूथ तरीका है। स्मूथ इसलिए नहीं है कि स्विच को जब आप चेंज करोगे तो स्विच को जब भी आप चेंज करोगे तो थोड़ा सा वहां पे टाइम लैग तो आएगा ही, ठीक है, टाइम का गैप आएगा वहां पे, ठीक। तो वो उसकी वजह से जो स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड निकल के आती है, वो हमारी बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं आती। तो ये थे हमारे स्पीड कंट्रोल के मेथड। इसमें एक वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है। वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या करते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो उतने ही प्रोपोर्शनल में हमें वोल्टेज को भी चेंज करना होता है, जिससे फ्लक्स कांस्टेंट रहे, ठीक है, और हमारे जो है स्पीड चेंज हो जाए। नंबर ऑफ स्टेटर पोल में क्या करते हैं कि अलग से वाइंडिंग ले लेते हैं, मोटर तो है उसके साथ एक पैरेलल में एक और वाइंडिंग ले लेते हैं जिसके पोल अलग रहते हैं, ठीक है, और एक स्विच लगा देते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से स्विच को हम क्या कर सकते हैं, चेंज ओवर करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सप्लाई वोल्टेज के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है एस वी स्क्वायर, यानी वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज को चेंज करूंगा तो मेरा टॉर्क चेंज होगा, और टॉर्क चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। एक और मेथड है एडिंग रियोस्टेट इन द स्टेटर सर्किट, ठीक है। ये भी सिंपल सा तरीका है कि इसमें क्या करते हैं, जो हमारा स्टेटर सर्किट है उसमें क्या करते हैं, रियोस्टेट ऐड कर देते हैं। अब आपको पता है कि रियोस्टेट क्या कर सकता है, हमारा करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रियोस्टेट से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में था चीजें।